जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 11। इससे पहले सेट नंबर 10 मैंने अपलोड किया है। ये जो जीके की मॉक टेस्ट श्रृंखला है आपके आरपीएफ के एग्जाम के लिए, आपके एनटीपीसी के एग्जाम के लिए, आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम है उसके लिए, या जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, या कोई भी एग्जाम हाल फिलहाल का आप देने वाले हैं, तो सबके लिए बहुत ही किफ़ायती होगी। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 31। अच्छा, यहाँ पे ना आप इन जो सीरियल नंबर इन पे मत जाना, क्वेश्चनों पे जानिए। ठीक है। पहला प्रश्न है आपका, कहा गया है झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है लिम्नोलॉजी, पोटोमोलॉजी, टोपोलॉजी या हाइड्रोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, लिम्नोलॉजी। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा है पोटोमोलॉजी, तो ये नदियों का अध्ययन होता है। ठीक है, पोटोमोलॉजी नदियों का। यहाँ लिखा गया हाइड्रोलॉजी, ये जल का अध्ययन होता है, जल का अध्ययन। तो ये सारी चीजें आप याद रखना। झीलों का अध्ययन आपसे पूछा गया था, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो आप बताएंगे बूलर झील। अगर झीलों के बारे में दो तीन क्वेश्चन आए कि कौन सी झील है जो ताजे पानी की बड़ी झील है, तो बूलर झील। और ये जम्मू कश्मीर में है और इसको पानी मिलता है झेलम नदी से। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है बूलर झील और इसको झेलम नदी पानी देती है। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों एक झील और आपके एग्जाम में पूछी जाती है, और वो झील है आपकी बेम्बनाथ झील। बेम्बनाथ झील पता है क्यों प्रसिद्ध है? अगर आपसे पूछा जाए कि बेम्बनाथ झील जो केरल में है ये किस लिए प्रसिद्ध है, दोस्तों यहाँ पे ना बल्लम कल्ली नाम की एक नौका दौड़ होती है। तो कभी क्वेश्चन आए कि बल्लम कल्ली क्या है, ओणम के अवसर पर केरल में नौका दौड़ होती है, और इसे ही बल्लम कल्ली कहा जाता है। और ये जो नौका दौड़ है कौन सी झील में होती है? बेम्बनाथ झील में होती है। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों अब मैं आपको एक चीज और बता दूं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में इरावदी नाम की डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन, और इरावदी डॉल्फिन जो होती है ना ये खारे पानी की डॉल्फिन होती है। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये खारे पानी में रहना पसंद करती है। तो इरावदी डॉल्फिन कहाँ मिलती है? चिल्का झील में। चिल्का झील, और चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिणी हिस्से पे है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा गया था झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों एक ही समय में कंपन करने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको कहा जाता है कोसिस्मल लाइंस। तो इसको सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, कोसिस्मल लाइन। ठीक है, कोसिस्मल लाइन। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर हम भूकंप की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी में भूकंप या जो ज्वालामुखी का फटना जो क्रिया होती है वो किस बल के कारण होती है, तो आप बताएंगे एंडोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पृथ्वी में भूकंप जो आते हैं वो एंडोजेनिक बल के कारण आते हैं। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कौन सा बल होता है? तो एंडोजेनिक। एंडो मतलब होता है अंदर, आंतरिक हिस्से में होने वाली जो हलचल है ना वो इसी बल के कारण होती है, एंडोजेनिक फोर्स। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्या कहा गया है दोस्तों? नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग किससे संबंधित है? दोस्तों राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ये किससे संबंधित है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, बाढ़ से संबंधित है। और ये जो बाढ़ आयोग है ना ये 1976 में बना था। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1976 में बना, और ये भारत के कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग कब बना था, तो 1976 में बना था। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया? मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता? दोस्तों कौन सी कसौटी नहीं है जो मानव जाति का वर्गीकरण करती है? ऑप्शन ऑप्शन बी, कान। कान का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि आंखें, नाक और बाल ये सब देखे जाते हैं। आपने देखा होगा ना, जो कुछ आंखें होती हैं मंगोलाइड लोगों की, वो बहुत छोटी छोटी आंखें होती हैं, चाइनीज वगैरह होते हैं,
या जो जापानी लोग होते हैं उनकी आंखें अलग होती हैं, उनके बाल अलग देखेंगे आप, उनकी नाक अलग देखेंगे। तो मानव जाति के वर्गीकरण में कान का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों चलो एक क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि मानव के कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है, तो आप बताएंगे मानव के कान पर जो साउंड अब एक्टिव रहती है ना, वो 1/10 सेकंड तक रहती है। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाता है 1/10 सेकंड तक। और अगर आपसे पूछा जाए कि मानव की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो कान में होती है, उसका नाम है स्टेपिस। मानव की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिस। ठीक है, कान में होती है। क्लियर, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया है बाल। अगर आपसे पूछा जाए कि बाल किस प्रोटीन के बने होते हैं, तो क्रेटिन। क्रेटिन एक प्रोटीन है जिसके बाल बने होते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। आंखें, आप आंखों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव की आंख सबसे ज्यादा संवेदनशील किस रंग के लिए होती है, तो आसमानी रंग के लिए होती है। क्लियर, याद रखेंगे। और मानव की आंख पर प्रतिबिंब बनता है 1/16 सेकंड तक। 1/16 सेकंड तक। तो आपसे पूछा गया था कि मानव जाति के वर्गीकरण के लिए कौन सी कसौटी का प्रयोग नहीं करते। ऑप्शन बी, कान का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट प्रश्न है, रेल डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है। दोस्तों रेल डिब्बों का निर्माण की अगर हम बात करें, तो इसका सही जवाब क्या होगा, पेरम्बूर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब, पेरम्बूर में रेल डिब्बों का निर्माण किया जाता है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में पहली जो ट्रेन चली थी वो कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी, जिसमें मतलब 400 लोग सवार थे, और इस रेलगाड़ी ने 34 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा मैं आपको बता दूं, और क्वेश्चन आए कि भारत की सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है, तो वंदे भारत है। वर्तमान में सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुण में कौन किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि किसी तत्व का जो रासायनिक गुण है वो कौन तय करेगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, टॉमसन ने की थी, जे टॉमसन। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। चैडविक चैडविक। और मैं बता दूं, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है, प्रोटॉन की खोज तो आप जानते हैं, रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है। दोस्तों कौन सा संगठन है इनमें कि जो पर्यावरण के साथ संबंधित है। आपके ऑप्शन है CSIR, NEERI नीरी, CIFRI या ICAR। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, नीरी। नीरी नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका नागपुर में है। नागपुर, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, और ये भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि नीरी किस मंत्रालय के अधीन है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर, और ये पर्यावरण के साथ अपना संबंध रखता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, हम बात करें, नीरी के मुख्यालय जो नागपुर में है, इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी दिल्ली में है, मुंबई में है, वगैरह वगैरह, लेकिन मुख्यालय जरूर याद रखना नागपुर में है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो पर्यावरण है, इसके लिए भारत सरकार अधिनियम लेके आई थी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की शुरुआत 1986 में हुई थी। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, पर्यावरण के लिए ना एक क्वेश्चन और पूछता है आपके एग्जाम में, UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बताएंगे केन्या की राजधानी नैरोबी में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है, नैरोबी में है। क्लियर, याद रखेंगे। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहली बार पर्यावरण दिवस कब और कहाँ मनाया गया था, तो आप बताएंगे 1973 में दुनिया का पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था, जो कि स्वीडन में आयोजित किया गया था। क्लियर, याद रखना, स्वीडन से ही शुरुआत हुई है पर्यावरण दिवस मनाने की। क्लियर दोस्तों, आपसे पूछा जाए तो आप इसको याद रखना। अच्छा अगर आपसे पूछते हैं कि पर्यावरण शब्द जो है वो है आपका एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट, ये ना एक फ्रेंच भाषा का शब्द से लिया गया है, और एनवायरमेंट शब्द का अर्थ क्या होता है, पड़ोस। पड़ोस। क्लियर, याद रखिएगा।
अच्छा चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। आपके एग्जाम में ना एक क्वेश्चन बहुत आता है, इकोसिस्टम। एक शब्द पूछेगा, शब्द इकोसिस्टम किसके द्वारा दिया गया था। तो देखो आप इसको याद रखना, यहाँ पे टी है ना, टी, टी से टेंसले बन जाता है इकोसिस्टम। तो टी से याद रखना टेंसले, ए जी टेंसले, ए जी टेंसले द्वारा शब्द इकोसिस्टम दिया गया था, ठीक है, ए जी टेंसले। और एक शब्द आपका इकोलॉजी, इकोलॉजी ये किसने दिया था, ये हैकल ने दिया था, हैकल, अर्नेस्ट हैकल, ठीक है, दोनों आप याद रखना। तो आपसे पूछा गया था कि कौन सा संगठन है, तो नीरी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, मैंग्रोव वनों का वैश्विक तापन पर क्या प्रभाव होगा। दोस्तों मैंग्रोव वनस्पति जो होती है ना, ये दलदली क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति होती है, और ये जैसे सुंदरवन का जो क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्र, वहाँ ज़्यादा पाई जाती है। अगर वैश्विक तापन की बात करें तो मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ठीक है। और भारत में मैंग्रोव वनस्पति सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, सुंदरवन डेल्टा पे, सुंदरवन डेल्टा पे मैंग्रोव वनस्पति बहुत ज्यादा मिलती है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है। दोस्तों फलों की मिठास का कारण होता है ऑप्शन डी फ्रक्टोज शर्करा। फलों में पाई जाने वाली शर्करा फ्रक्टोज होती है, इसी के कारण फल मीठे होते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए पोमोलॉजी क्या है, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, क्लियर, याद रखना, आपसे पूछा जाता है फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है आपका लैक्टोज, लैक्टोज शर्करा का इसमें मिलती है, तो ये मिल्क में मिलती है, इसको मिल्क शुगर कहा जाता है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। माल्टोज, माल्टोज जो मिलती है ये आपकी अन्न में मिलती है, मतलब जैसे चावल हो गए या आपका गेहूं हो गए, अन्न में मिलती है माल्टोज। तो आप याद रखना, फलों के मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोज होती है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, देखो ऑफिशियली नहीं है, बस मानते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल है आम, ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछे आपसे तो आप इसको याद रखना, भारत के राष्ट्रीय फल आम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विलोपन के कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशियाई, एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन सा है। विलोपन मतलब खतरे की कगार पर है, अब ये यहाँ दुनिया से नष्ट होने वाला है, ठीक है। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, आपके ऑप्शन है साइबेरियाई बाघ, ढोल, काला भालू या एशियाई शेर। तो विलोपन की कगार पर इन ऑप्शन के अनुसार सबसे ज्यादा खतरा है ढोल पर, एशियाई ढोल पर, ठीक है। ये आपका वनरेबल है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, और इसका संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले कुछ सालों में ये धरती से खत्म हो जाएगा, जैसे डायनासोर खत्म हो गए हैं। अच्छा इन सब की जो आकलन करते हैं कौन सी बुक में करते हैं, तो आप बताएंगे कि रेड डाटा बुक होती है, जिसमें संकटग्रस्त जीव जंतुओं और वनस्पतियों का डाटा तैयार किया जाता है, तो रेड डाटा बुक। सबसे पहली रेड डाटा बुक जो छपी थी वो 1964 में छपी थी, और ये आईयूसीएन के द्वारा जारी की जाती है। आईयूसीएन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है, क्लियर, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत में गेहूं की निम्नलिखित जातियों में किसकी खेती प्राय की जा रही है। तो कहने का मतलब है कि भारत में कौन सी किस्म का गेहूं सबसे ज्यादा उगाया जाता है। आपके ऑप्शन है इमेर गेहूं, ब्रेड गेहूं, यूरम गेहूं या क्लब गेहूं। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी ब्रेड गेहूं, ठीक है, ब्रेड गेहूं की खेती प्राय की जाती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि किस देश, यूरोप के किस देश को रोटी की दलिया कहा जाता है। यूरोप का वह कौन सा देश है जिसको रोटी की दलिया कहा गया, आपका जवाब होगा यूक्रेन को रोटी की दलिया कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना, क्लियर। अच्छा अगर क्वेश्चन आए कि विश्व का अन्न भंडार किसको कहा गया, विश्व का अन्न भंडार किसको कहा गया, तो आप बताएंगे प्रेरी घास के मैदानों को। उत्तरी अमेरिका में जो प्रेरी घास के मैदान है इन्हें विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है, जबकि यूक्रेन को रोटी की दलिया कहा गया है, क्लियर, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा गया था भारत में गेहूं की किस्म, ब्रेड गेहूं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बल क्षयकारी है। क्षयकारी मतलब जो नुकसान पहुंचाता है। आपके ऑप्शन है गुरुत्व बल, घर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, दोस्तों नुकसान पहुंचाने वाला बल है आपका घर्षण बल, ठीक है। घर्षण बल जितना नुकसान पहुंचाता है उतनी ये हमारे लिए फायदेमंद भी होता है। जैसे अगर मान लीजिए सड़क पर घर्षण बल नहीं होता तो हम चल नहीं पाते, फिसल जाते, जूतों की तली घिस जाती है,
वो किस बल के कारण ऐसा होता है? घर्षण बल के कारण। मशीनों के कलपुर्जे होंगे वो घिस जाते हैं, किसके कारण? तो घर्षण बल के कारण। ठीक है, याद रखिएगा। तो घर्षण बल एक क्षयकारी बल है। क्लियर, याद रखें दोस्तों। चलो एक क्वेश्चन बताओ, दुनिया का सबसे मजबूत बल कौन सा है? दुनिया का सबसे मजबूत बल कौन सा है? कमेंट में लिख के बताइए। और सबसे क्षीण बल कौन सा है? क्षीण मतलब कमजोर बल, दोनों बताओ। क्षीण बल तो इन्हीं ऑप्शन में लिखा हुआ है आपका है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों यदि किसी तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध जो होता है वो घट जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, प्रतिरोध घट जाएगा। क्या आपको पता है कि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम। और प्रतिरोध का मापन किससे करेंगे? आप ओम मीटर से करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अच्छा प्रतिरोध होता क्या है? देखो, किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण जो विद्युत धारा के बहने का विरोध करे वो प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध घट जाता है। नेक्स्ट, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा? दोस्तों यदि चुंबक का तीसरा ध्रुव होता तो उसको हम बोलते, क्या बोलेंगे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 44 का यादृच्छिक ध्रुव, यादृच्छिक ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन, दोस्तों ल्यूमेन जो मात्रक है ना वो आपका ज्योतिफ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ज्योतिफ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन है, समाजवाद क्या प्राप्त करने में सफल रहता है? दोस्तों समाजवाद सबसे पहले तो जाने है क्या? समाजवाद एक आर्थिक लचीली प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण होता है, यही समाजवाद है। तो समाजवाद जो है वो क्या प्राप्त करने में सफल रहता है? तो आपका सही जवाब होगा, समाज में आय का समान वितरण। ठीक है, समाजवाद आय का समान वितरण प्राप्त करने में सफल रहता है। क्लियर दोस्तों। भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द मूलतः नहीं था, इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एकाधिकार किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है? दोस्तों एकाधिकार की बात करें तो ये मांग के नियम के आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, मांग का नियम। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य लक्षण है। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य लक्षण है किसका? सही जवाब होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है। याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, अगर क्वेश्चन आए कि भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो आप बताएंगे भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? H/B कार्यक्रम को भारत में और क्या कहा जाता है? दोस्तों H/B कार्यक्रम ये भारत में जो हरित क्रांति थी उसी का दूसरा नाम है। तो इसको बोलेंगे हम नव कृषि नीति। नव कृषि नीति H/BP की फुल फॉर्म होती है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। तो हरित क्रांति का ही अन्य नाम है H/BP, इसको नव कृषि नीति भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और हरित क्रांति का जनक भारत में कौन थे? MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन, ये जरूर याद रखना। इन्हीं के प्रयास से भारत में हरित क्रांति लाई गई, जिसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल गेहूं और चावल की खेती पर पड़ा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, हरित क्रांति की वजह से भारत कृषि समृद्ध देश बन सका। और भारत में जो विशाल अन्न भंडार है, बफर स्टॉक है, वो सब हरित क्रांति की ही देन है। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। अगर क्वेश्चन आए कि हरित क्रांति को गेहूं क्रांति कहकर डाक टिकट किस प्रधानमंत्री ने जारी किया था? तो आप बताएंगे इंदिरा गांधी। हरित क्रांति की सफलता के बाद वर्ष 1968 में इंदिरा गांधी ने गेहूं क्रांति के नाम से एक डाक टिकट जारी किया था, जुलाई 1968 में। ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ लिखा गया श्वेत क्रांति, ये डेयरी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए थी, यानी कि मिल्क उद्योग को। और दूसरा ये है आपकी नीली क्रांति, ये मछली के लिए थी, मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में लाई गई? दोस्तों महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो राष्ट्रीय नीति लाई गई थी वो 2001 में लाई गई थी। क्लियर? आप याद रखें, आपसे पूछा जाता है। दोस्तों ये थे अभी लगभग 20 प्रश्नों का अभ्यास हमने किया था। आइए कुछ और प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। 10 प्रश्न और हैं तो उनको और देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन के नंबर पे मत जाना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 30। WTO का मुख्यालय किस शहर में? WTO क्या होता है? तो विश्व व्यापार संगठन होता है। इसका मुख्यालय ऑप्शन डी जेनेवा में है। जेनेवा शहर स्विट्जरलैंड में है। क्लियर? याद रखिएगा, WTO का मुख्यालय जेनेवा। और WTO कब बना था? 1995 में, 1 जनवरी 1995। नेक्स्ट प्रश्न है, कैलस का निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिमान ऑक्सीजन कौन सा है? दोस्तों कैलस का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? IAA में होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, IAA। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका, लेंस किसका बना होता है? तो दोस्तों लेंस की अगर हम बात करें तो लेंस बनता है आपका फ्लिंट कांच से। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, फ्लिंट कांच। क्लियर? याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अफ्रीका में क्षेत्रफल के आधार पर स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के अनुसार वो कौन सी है? ऑप्शन सी विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप जो है ना, इसमें 54 देश हैं और ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें देशों की संख्या सर्वाधिक है। क्लियर? याद रखिएगा। और अभी आप पढ़े थे झीलों का अध्ययन क्या होता है? लिम्नोलॉजी होता है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न है, दृष्टि की यथार्थता किसका काम है? दोस्तों दृष्टि की यथार्थता जो काम है ना, वो आपका शंकु कोशिकाओं का काम है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, शंकु कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, आयोडीन परीक्षण द्वारा। स्टार्च की मौजूदगी का पता आयोडीन परीक्षण द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और स्टार्च मौजूद हो जाता है तो उसका कलर कैसा होगा? बैंगनी हो जाता है। नेक्स्ट है, गोल्जी काय उत्पन्न हुए हैं? दोस्तों गोल्जी काय की बात करें तो गोल्जी काय किससे उत्पन्न हुए हैं? सही जवाब क्या होगा आपका? कोशिका भित्ति से। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, सेल बॉल से उत्पन्न होता है। क्लियर? याद रखिएगा। दोस्तों मैं अगर आपसे पूछूं कि जो कोशिका है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। आपसे पूछा जाता है तो आप इसको याद रखिएगा। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूपृष्ठ पर जनित वायुमंडलीय दाब किस कारण से होता है? दोस्तों धरती पर जो वायुमंडलीय दाब होता है इसका कारण क्या है? तो आप बताएंगे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। क्या आपको पता है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर है। 6371 किलोमीटर। और विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है और पृथ्वी की बहन किसको कहा गया? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर जो ग्रेविटी होती है उसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्लियर? याद रखिएगा। तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब किसके कारण? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट क्या है? दोस्तों पश्चिमी घाट एक प्रकार की पहाड़ी है। ठीक है, पहाड़ी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी पहाड़ी है। एक्चुअली ये पठार के कगार भी है। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। पश्चिमी घाट जो है तो इसका सही जवाब है पहाड़ी। हालांकि यहाँ ना दो ऑप्शन है आपके, ये पठार के कगार भी हैं और ये पहाड़ियाँ भी हैं। तो पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? इसको सह्याद्री भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। पश्चिमी घाट जो है इसको सह्याद्री भी कहा गया है। सॉरी। अगर आपसे पूछा है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है तो आप बताएंगे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। और ये कहाँ पर है? आपके केरल में है, अनाईमुड़ी। ठीक है, पूछा जाता है, बहुत आता है आपके एग्जाम में कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी ये अनाईमुड़ी है। क्लियर दोस्तों? याद रखना। और पश्चिमी घाट में जो वर्षा होती है ना वो ओरोग्राफिक होती है। ओरोग्राफिक मतलब पर्वतीय वर्षा। मानसूनी पवन पश्चिमी घाट से टकराकर बारिश करती है और भारत में सबसे पहले जो मानसून पहुंचता है वो यहीं पहुंचता है, पश्चिमी घाट पे। ठीक है, पश्चिमी घाट की सीमा अरब सागर से लगती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अरब सागर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत विरासत स्थल के रूप में शामिल नहीं है? दोस्तों कौन सा ऐसा है जो विश्व विरासत के स्थल में शामिल नहीं है? कालका शिमला रेलवे ये है, नीलगिरी पर्वत रेलवे ये भी है, मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ये भी है, लेकिन चेन्नई सेंट्रल रेलवे ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है।
ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा है नीलगिरी। अगर क्वेश्चन आए कि जो पश्चिमी घाट है और जो पूर्वी घाट है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का मिलन कहाँ होता है, तो नीलगिरी पे होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है कॉर्टिसोन क्या होता है। दोस्तों कॉर्टिसोन एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, कॉर्टिसोन हार्मोन। और ये जो हार्मोन है ना, इसको आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन है। ठीक है, याद रखना, इमरजेंसी हार्मोन है कॉर्टिसोल। तो दोस्तों अच्छा यहाँ पे ना एक चीज मैं आपको और बता दूं। यहाँ पे लिखा है प्रोटीन। क्या आपको पता है कि प्रोटीन की इकाई क्या है, एमिनो अम्ल है। प्रोटीन की इकाई एमिनो अम्ल। कहने का मतलब क्या है कि प्रोटीन की संरचना में कौन सी चीज है, तो एमिनो अम्ल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जाता है। और मानव शरीर के लिए सबसे प्राइमरी पोषक तत्व कौन सा है, तो वो प्रोटीन ही है। दोस्तों ये थे आज के 30 प्रश्न जिनका अभ्यास हमने किया। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी फिर मिलेंगे नए मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।